अस्सलाम वालेकुम। मेरी जानिब से और माइग्रेंट रिसोर्स सेंटर पाकिस्तान की जानिब से तमाम देखने वालों को खुशामदीद। मेरा नाम शाज़िल फ़ीक है और मैं माइग्रेंट रिसोर्स सेंटर पाकिस्तान में एज़ ए काउंसलर अपनी खिदमत सर अंजाम दे रही हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि माइग्रेंट रिसोर्स सेंटर गाहे बगाहे लाइव सेशन का इनेकाद करता रहता है और इन लाइव सेशन का मकसद ये होता है कि वो लोग जो पाकिस्तान से बाहर जाने में इंटरेस्टेड हैं, उनको वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जा सके जो उनके लिए हेल्पफुल होगी। जब हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो पाकिस्तान का शुमार दुनिया के उन टॉप 10 कंट्रीज में से होता है जहां से बैरून मुल्क काम के सिलसिले में जाने का रुझान बहुत ज़्यादा है। इसी चीज़ को सामने रखते हुए आज का जो लाइव सेशन है उसका इनेकाद किया गया है। जैसा कि आपके आज के लाइव सेशन के टॉपिक से आप अवेयर होंगे कि आज का लाइव सेशन इसमें हम बात करेंगे कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने वो कौन से इनिशिएटिव लिए हैं कि पाकिस्तान में कानूनी हिजरत को, कानूनी माइग्रेशन को, लीगल माइग्रेशन को प्रमोट किया जाए। इस मौजू पे बात करने के लिए जिन्होंने आज हमें ज्वाइन किया है, मैं थोड़ा सा उनका इंट्रोडक्शन आपके साथ करा दूं। आज हमें ज्वाइन किया है मलिक नसीम साहब ने। ही इज़ वर्किंग एज डिप्टी डायरेक्टर प्लानिंग, डिप्टी डायरेक्टर ऑफ प्लानिंग मार्केटिंग एंड डेवलपमेंट इन ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट कॉर्पोरेशन। थैंक यू वेरी मच सर आज हमें ज्वाइन करने का। वेलकम टू दी लाइव सेशन। Thank you so much. Thank you so much for inviting. और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप आज जो इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर करेंगे, हमारे व्यूवर्स के साथ शेयर करेंगे, वो उनके लिए बहुत कारगर साबित होगी। Yes, अब मैं चाहूंगी कि आज का जो सेशन है उसका हम क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। जो मेरा आपसे पहला सवाल है, जिस तरह के आज सेशन के हिसाब से है कि कौन से इनिशिएटिव गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने लिए हैं, जब हम स्पेसिफिकली बात करते हैं ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट कॉर्पोरेशन की, तो आप हमारे ऑडियंस को बताना पसंद करेंगे कि वो कौन से की इनिशिएटिव हैं जो अब तक ओईसी ने लिए हैं ताकि पाकिस्तान में रेगुलर माइग्रेशन को, लीगल माइग्रेशन को प्रमोट किया जा सके। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। एक्चुअली मैं आपको थोड़ा सा ये तारुफ करा दूं ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट कॉर्पोरेशन के बारे में कि 1976 में ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट कॉर्पोरेशन वाज एस्टेब्लिश। 1976 में ये बनी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड मैन पावर ना दी देन। उस वक्त लेबर मैन पावर थी और उसके बाद लेबर मैन पावर ओवरसीज़ पाकिस्तानी मिनिस्ट्री बनी एंड देन नाउ मिनिस्ट्री ऑफ ओवरसीज़ पाकिस्तानी एंड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट जी। आफ्टर 1976 ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट कॉर्पोरेशन ने मुख्तलिफ कंट्रीज़ के साथ जो हमारे MOUs होते हैं उनके अंडर और देन मेमोरेंडम ऑफ कोऑपरेशन होते हैं या कोऑपरेशन एग्रीमेंट होते हैं, ये इंस्ट्रूमेंट हैं जिनके तहत हम लीगल पाथवेज हैं माइग्रेशन के उसको एनहांस करते हैं जी विद इन द एम्बिट ऑफ इमिग्रेशन ऑर्डिनेंस 1979 जी। ठीक हो गया जी। करंटली हमारे पास जो हम काम कर रहे हैं MOU है हमारा साउथ कोरिया के साथ, जिसमें एम्प्लॉयमेंट परमिट सिस्टम है जिसके तहत हम काम कर रहे हैं 2008 से जी। और टिल नाउ हमने मोर देन 12,000 जनरल वर्कर्स जो हैं डिफरेंट कैटेगरीज, उसमें 4 कैटेगरीज हैं, मैन्युफैक्चरिंग है, फिशरीज है, एग्रीकल्चर है और कंस्ट्रक्शन है। प्राइमरीली हम फोकस कर रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री पे, क्योंकि वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री वहाँ पे उसका इन्फ्लक्स बहुत ज़्यादा है साउथ कोरिया में। तो मोर देन 12,000 हमने वहाँ पे माइग्रेंट वर्कर भिजवाए हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह। सेकेंडली हमारा एक और है कोऑपरेशन एग्रीमेंट विद मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ क्वेट जी। वी हैव साइन दैट बैक इन 2020 में, हमने जुलाई में इसको साइन किया और ये रिन्यूअल बेसिस पे आफ्टर एवरी 3 ईयर्स। उसके तहत हमने हेल्थ प्रोफेशनल, उसमें डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं और पैरामेडिक्स हैं, उनको वहाँ पे डिस्पैच आउट किया है सक्सेसफुली। और टिल नाउ फ्रॉम जुलाई ऑनवर्ड 2020 अभी तक हम कोई 3,115 जो हेल्थ प्रोफेशनल हैं वहाँ पे प्लेस आउट कर चुके हैं। एंड देन वी अगर आप आए गल्फ़ कंट्री का है उसमें, तो उसमें सऊदी अरेबिया है, UAE है और कतर वगैरह हैं जी। सऊदी अरेबिया में भी हम हेल्थ प्रोफेशनल, जिसमें डॉक्टर्स, नर्सेज और पैरामेडिक्स आते हैं और हेल्थ टेक्नीशियंस आते हैं, वो डिस्पैच कर रहे हैं और लिटिल बिट कंस्ट्रक्शंस वर्कर होते हैं। प्राइमरीली हमारे जो एग्रीमेंट साइन हुआ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के साथ, एक डॉक्यूमेंट ऑफ कमिटमेंट हमने साइन किया था मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ सऊदी अरेबिया के साथ, तो उसी की एम्बेट में, अम्ब्रेला में हम हेल्थ प्रोफेशनल को डिस्पैच आउट कर रहे हैं जी। ठीक हो गया। फिर हमने मुख्तलिफ जो प्राइवेट हेल्थ ऑपरेटर्स हैं सऊदी अरेबिया में, कुवैत में 1-2 हैं, उनके साथ हमारा MOU साइन हो चुका है।
एक दमाम हेल्थ हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइडर हैं उनके साथ, और उसके बाद एक ग्रुप है सलमान अल हबीब सऊदी अरेबिया में मेडिकल ग्रुप, उसके साथ हमारा एमओयू साइन हुआ है 2019 में, जिसके तहत हम हेल्थ प्रोफेशनल वहाँ पे भिजवा रहे हैं जी। तो हमारा जो प्राइमरीली फोकस है कि हम काम करें अंडर दी आईओएम ग्लोबल कम्पैक्ट जो माइग्रेशन का है, जिसमें है रेगुलर सेफ एंड लीगल माइग्रेशन एस्पेक्ट उनको कवर करें। तो हम काम प्रेफरेबली करते हैं एमओयूज के अम्ब्रेला में, कोऑपरेशन एग्रीमेंट के अम्ब्रेला में, और मेमोरेंडम ऑफ कोऑपरेशन या लेटर ऑफ इंटेंट्स होते हैं इंस्ट्रूमेंट्स माइग्रेशन के पैराफर्नेलिया में, उसके तहत हम काम कर रहे हैं। तो 1976 से लेकर टिल नाउ यानी 31 अगस्त हमने राउंड अबाउट कोई 149,700 प्लस वहाँ पे माइग्रेंट डिफरेंट सेक्टर्स में भिजवाए हैं। मेनली हमारा जो फोकस है वो हेल्थ सेक्टर है, ठीक, प्रोफेशनल्स हैं, इंजीनियर्स हैं, आईटी सेक्टर है उसमें फॉल करता है, फिर कंस्ट्रक्शन साइड है उसमें फॉल करती है, एंड देन द स्किल्ड वर्कर एंड द सेमी स्किल्ड और जनरल वर्कर्स फॉल करते हैं। इनिशिएटिव हमने डिफरेंट लिए हैं। हमने प्राइमरीली एक इनिशिएटिव लिया है, अपना जॉब पोर्टल ओईसी ने डिज़ाइन किया है 2020 में, और उसको प्रॉपरली लॉन्च किया है 2021 जून में जी। वो एक हमने वन विंडो सोल्यूशन दिया है जिसमें मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स हैं, लाइक टीवेट सेक्टर में हम जाएँ जो स्किल एनहांसमेंट के लिए है, नेप्टेक है, टेप्टा है, उनको हमने क्लब आउट किया अपने साथ। देन जो फॉरेन मिशंस हैं उनको क्लब आउट किया है, और जो जो हमारे एम्प्लॉयर्स हैं फॉरेन एम्प्लॉयर उनको क्लब आउट किया है। और नेफ्टेक के साथ हमने डेटा एक्विजिशन का एग्रीमेंट किया है कि जो भी टीवेट सेक्टर के पास आउट्स होंगे, नेफ्टेक उनका डेटा सिमुलेट करेगा, वो हमारे पास आएगा, तो हमारा जो जॉब पोर्टल है उसके में वो एब्जॉर्ब हो जाएगा, और एम्प्लॉयर को जो हमने विंडो दी हुई है, एम्प्लॉयर अपनी एक्सेसिबिलिटी से अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक, स्किल रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक अपनी मैन पावर आंट कर सकता है, अपनी मैन पावर सेलेक्ट कर सकता है, शॉर्ट लिस्ट कर सकता है जी। उसके बाद हमने किया कि जो टेप्टा हैं, प्रोविंशियल टेप्टा लाइक पंजाब टेप्टा और सिंध टेप्टा, उनके साथ हमने एग्रीमेंट किए हैं साइन। उसमें हमें दो बेनिफिट्स हैं, एक तो हमें रीजनल ऑफिस, हमारे जो ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट कॉर्पोरेशन के रीजनल ऑफिस हैं उनको स्पेस आउट मिल गई ऑफिस के लिए, और दूसरा हम एक इनिशिएटिव ले रहे हैं कि एम्प्लॉयमेंट परमिट सिस्टम जो प्रोग्राम है कोरिया का, उनके लिए हम सेकेंड एंड थर्ड लैब इस्टेब्लिश कर रहे हैं। फर्स्ट लैब जो हमने इस्टेब्लिश की थी वो 2017 में की थी इस्लामाबाद में, सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग लैब है ऑनलाइन। तो उसके बाद हम कराची में भी अभी कर रहे हैं, लाहौर में भी कर रहे हैं, ये इनिशिएटिव है। और उसके बाद हमने लैंग्वेज इंक्लूजन के लिए, क्योंकि आपको पता है कि जब हमारी मैन बार बार जाती है तो मेनली जो उनको सबसे पहले इशू होता है वो कम्युनिकेशन का होता है, कि वो कम्युनिकेशन लेवल उनका बहुत पुअर होता है या बिल्कुल लो लेवल पे होते हैं, क्योंकि यहाँ पे प्रॉपरली लैंग्वेज को ट्रेनिंग नहीं है। इन माइग्रेंट्स के रेफरेंस में बात कर रहा हूँ जी। तो हमने कोरियन लैंग्वेज स्टार्टअप की थी 2007 में, तो टिल नाउ 26,000 मोर देन 26,000 जो है ना, हम इंटर्निंग इमिग्रेंट जो जॉब सीकर्स हैं कोरिया के ईपीएस प्रोग्राम के तहत, उनको ट्रेनिंग सक्सेसफुली विद सर्टिफिकेशन, प्रॉपर सर्टिफिकेशन के साथ इम्पार्ट कर चुके हैं। और अभी हमने मार्च 2022 के स्टार्टअप में हमने शुरू किया था जैपनीज लैंग्वेज प्रोग्राम, क्योंकि जापान के रेफरेंस से हमारे दो प्रोग्राम अभी चल रहे हैं, पाकिस्तान की मैं बात कर रहा हूँ। एक टेक्निकल इंटर्न ट्रेनिंग प्रोग्राम TPM से बोलते हैं, और दूसरा स्पेसिफाइड स्किल वर्कर प्रोग्राम। इन दो प्रोग्राम्स के तहत हम मैन पावर सक्सेसफुली जापान डिस्पैच कर सकते हैं। इसमें काफ़ी स्कोप है, अभी ये इनिशियल स्टेज पे, इनिशियल फेज में है। तो जैपनीज लैंग्वेज भी हमने स्टार्ट कर दिया है फ्रॉम मार्च 2022। तो उसके अभी तक मोर देन 190 या 200 प्लस हम जैपनीज लैंग्वेज या जॉब सीकर ट्रेन कर चुके हैं। उसका उनका सक्सेस जो रेट है वो राउंड अबाउट आप 80 या 90 कह सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह जी। उसके बाद हमारा प्रोग्राम है, अब हम एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एस्टेब्लिश कर रही OEC, जिसमें तमाम लैंग्वेजेस जो टर्निंग इमिग्रेंट के लिए ज़रूरी हैं, जहाँ पे हमारी डिमांड एग्जिस्ट करती है, यहाँ पे पाकिस्तान पेनिट्रेट कर सकता है, चाहे वो ईस्टर्न यूरोप हो चाहे मिडल ईस्टर्न कंट्री हो। स्पेसिफिकली हम जर्मनी के जर्मन लैंग्वेज शुरू कर रहे हैं, और जो लैंग्वेज है जैपनीज लैंग्वेज उसको इन्हांस कर रहे हैं रीजनल लेवल पे जाके, और फिर कोरियन लैंग्वेज है उसको इन्हांस कर रहे हैं रीजनल लेवल, यानी उसमें सारा टोटल इंक्लूजन माइग्रेशन एस्पेक्ट है ना वो सारा आ जाए उसमें।
और जॉब पोर्टल का सर हमने बता दिया आपको। जी प्लीज। जी, जी, सॉरी टू इंटरप्ट। आपने काफ़ी डिटेल में इन्फॉर्मेशन दी। इनफैक्ट आपने काफ़ी कुछ इसमें कवर कर लिया ऑलरेडी कि कौन से इनिशिएटिव है और सारा कुछ हो रहा जी है। तो जी अब जी मैं जी जी चाहूँगी कि हम जी वन बाय वन उनके बारे में जो है ना डिटेल में बात करें। लेकिन उससे जी पहले जी बात करने से पहले मेरा आपसे एक सवाल है कि आपको पता है कि अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में चैलेंजेस की जब हम बात करते हैं तो इलीगल रिक्रूटमेंट का है जो जारी जी हम जी उनकी जी बात जी करते जी हैं। जी एजेंसियाँ जी इस जी तरह हैं जो लोगों को जॉब्स का झांसा देते हैं, पैसे उनसे लेते हैं। जी बिल्कुल। वो लोग हैं उस चैलेंज को कर्व करने के लिए। और फिर जो हमारा वर्कर है, जो हमारा पाकिस्तानी है, माइग्रेंट है, दूसरे ममालिक में जाके जी काम जी कर रहा जी है, जी जी उनके जी वर्कर जी राइट की प्रोटेक्शन के लिए क्या जी ओईसी किसी किस्म के इकदाम का अभी तक ओईसी ने कोई इकदाम जी, किए हैं इस सिलसिले में? मैं वो यर्स कर रहा हूँ। देखें, पहले हमने जॉब पोर्टल इसीलिए बनाया ताकि ह्यूमन इंटरेक्शन मिनिमाइज हो जाए। यानी कोई भी इंटरनिंग इमिग्रेंट है, जॉब सीकर है, वो हमारा ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट कॉर्पोरेशन के जॉब पोर्टल पे जाए। हमारी जो एडवर्टीजमेंट जो भी हमें डिमांड आती है, हम मैं थोड़ा सा आपको उसके बैक एंड बता देता हूँ कि हम हमारे पास जो भी डिमांड आती है वो हमारी एम्बेसी ऑफ पाकिस्तान या मिशन, जो पाकिस्तान का मिशन है, किसी भी कंट्री ऑफ डेस्टिनेशन में वहाँ से वेरीफाई होके आती है। आफ्टर दैट हम उसका प्रॉपर एडवर्टीजमेंट करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक एडवर्टीजमेंट अपनी जॉब पोर्टल पे उसे फ्लोट कर देते हैं। और हमारा जो सोशल हब है, यानी फेसबुक का हमारा जो ओईसी का चैनल है, ट्विटर पे है, यूट्यूब पे है, हम उसमें भी फ्लोट कर देते हैं। तो हमने इसी इलीगल माइग्रेशन को कर्व करने के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म दिया है। तो जो भी जनरल वर्कर्स हैं, यानी अनस्किल्ड, हाईली स्किल्ड या सेमी स्किल्ड हैं, एंड देन कम टू प्रोफेशनल्स, वो आए हमारे जॉब पोर्टल पे, वो एडवर्टीजमेंट क्लिक करें और अपना प्रोफाइल या सीवी क्रिएट करें और सबमिट कर दें। एक तो ये पैराफर्नेलिया है, उसका एस्पेक्ट है। दूसरा एस्पेक्ट ये है कि अगर कोई एडवर्टीजमेंट नहीं भी है तो कोई भी जॉब सीकर जो हांट कर रहा है, फॉरेन एम्प्लॉयमेंट को देख रहा है, तो वो वहाँ पे जाके हमारे जॉब पोर्टल पे जाके अपनी प्रोफाइल क्रिएट कर सकता है और हमारे डेटा में उसका जो प्रोफाइल है वो सिंक हो जाएगी। और एज एंड व्हेन फॉरेन एम्प्लॉयर हमारे पोर्टल को एक्सेस करेगा और उसी रेफरेंस, उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक अगर उसकी सीवी वो मीट कर रहा होगा, तो ऑटोमेटिकली उसको एक टैग या ईमेल जनरेट होकर चली जाएगी कि आप ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट कॉर्पोरेशन में जो आपने अप्लाई किया था, तो वहाँ पे एक जॉब आई है, तो आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। या आपका डेटा वहाँ पे एक एम्प्लॉयर है, उसने एक्सेस किया है, तो यू आर वेरी फिजिबल टू हैव ए जॉब इन दैट वेरी कंट्री, इन दैट वेरी प्रोफेशन और ट्रेड। जी, एक तो ये एक इंस्ट्रूमेंट हो गया इलीगल माइग्रेशन को कब करने का। उसके बाद आप आ जाएं कि हमने जो रखा है एप्लीकेशन फॉर्म सिस्टम, वो भी बहुत सिंपल रखा है। यानी हमारी जो फीस सबमिशन होगी, अगर कोई है तो जनरल वर्कर के लिए तो कोई नहीं होती, जो प्रोफेशनल और हाईली स्किल्ड के लिए उनके लिए होती है। तो वो ऑनलाइन ही फॉर्म जनरेट होता है, जॉब पोर्टल पे उसका लिंक दिया हुआ है एडवर्टीजमेंट के साथ। वो ऑनलाइन चालान जनरेट करेंगे, उसको फिल आउट करेंगे, बैंक जाएंगे, डिपॉजिट करेंगे, उसकी जेपीजी बना के अपने साथ हमें स्कैन आउट करके भेज देंगे। यानी हमने ह्यूमन इंटरेक्शन को टोटल मिनिमाइज किया हुआ है। जी, उसके बाद हमारा एक सेक्शन बना है। आफ्टर दैट हम जो सीवी वहाँ पे चली जाती है एम्प्लॉयर के पास, उसका प्रेरोगेटिव है, उसका जवाबदीदी अख्तियार है, वो खुद से उनको शॉर्ट लिस्ट करता है, ठीक है, और खुद ऑनलाइन इंटरव्यू करता है। ऑनलाइन इंटरव्यू के इन पर्सन इंटरव्यू भी होते हैं और मैक्सिमम ऑनलाइन होते हैं। ड्यू टू पता है आपको कोविड पेंडेमिक थी, तो उस वजह से एक रिजीम चली कि वर्क फ्रॉम होम और ऑनलाइन इंटरव्यूज वगैरह, तो वो उसी रेफरेंस से ऑनलाइन इंटरव्यू करते हैं। उनकी सिलेक्शन होती है, एम्प्लॉयर खुद करता है सिलेक्शन, और हमारे साथ अपनी क्राइटेरिया के मुताबिक सिलेक्शन करके हमें एक सिलेक्शन लिस्ट दे देता है। हम उसको आगे एक फ्लो बना हुआ है, वेरिफिकेशन होती है डॉक्यूमेंट्स की प्रॉपरली फ्रॉम द फॉरेन ऑफिस, फ्रॉम द कंसर्न ऑर्गेनाइजेशन, फ्रॉम द लाइक एचईसी, लाइक एनएचएस। तो उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन करके हम उनको वीज़ा वगैरह एंडोर्स करते हैं। और उसके बाद हमारा इन हाउस एक प्रोटेक्टर ऑफिस है, हम उनको प्रोटेक्ट वगैरह करते हैं और उनको प्रॉपर प्री डिस्पैच ट्रेनिंग करते हैं। अब आ जाए लीगल माइग्रेशन, इलीगल माइग्रेशन के दूसरी एस्पेक्ट पे कि ये तो ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट कॉर्पोरेशन के अपने एक पैरामीटर्स हैं या स्टेप्स हैं या इनिशिएटिव्स है या मैकेनिज्म है जिसको हमने अडॉप्ट किया हुआ है। अब जो मेनली जो हमारा एक ऑर्गेनाइजेशन है, ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट, वो रेगुलेटर है तमाम ओईपीज का। ओईसी का शेयर हमारी डिस्पेच जो है पाकिस्तान से, उसमें मैक्सिमम 1% ही होता है। 99% जो हमारे ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर्स हैं उनके थ्रू हमारी मेन बार डिस्पेच होती है। तो वहाँ पे जो मेनली रोल है मैक्सिमम वो ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन का है कि वो ऐसा मैकेनिज्म या उनका जो प्रोटेक्टर ऑफिस है वो इतने विजिलेंट हों और इतने एक्टिव हों कि इमिग्रेशन रूल्स में ऐसी प्रोविजन डाल दें
तो वो इलीगल जो माइग्रेशन है या इलीगल प्रैक्टिसेस हैं उनको कर्व कर सकें। अच्छा, एक और एस्पेक्ट है इलीगल माइग्रेशन का, जो ये एक्सप्लॉयटेशन होती है ओईपी के रेफरेंस से, कि एक प्रैक्टिस चल रही है, आप उसे मैकेनिज्म तो नहीं कह सकते, एक प्रैक्टिस चल रही है डिमांड प्रोक्योरमेंट की, नॉट प्रोक्योरमेंट, डिमांड परचेज प्रिसाइसली। तो जब ओईपी किसी भी जीसीसी कंट्री में जाता है, आपको पता है जीसीसी कंट्री का पैरा माइग्रेशन पैराफर्नेलिया, वहाँ पे पाकिस्तानी एचआर मैनेजर्स होते हैं, इंडियंस होते हैं या कोई और कंट्रीज के होते हैं, तो उनके साथ ओईपी की जो एचआर टीम है या ओईपी खुद ओनर है, उनकी इंटरेक्शन होती है। तो एक डिमांड परचेज का भी एक एस्पेक्ट वहाँ पे चल रहा होता है। तो उसी रेफरेंस से फिर जो माइग्रेशन कास्ट है हाई कर जाती है, तो एक्सप्लॉयटेशन का एलिमेंट वहाँ पे इंड्यूस इंक्लूड हो जाता है, इंडक्ट हो जाता है, इंक्लूजन आप उसे कह सकते हैं। लेकिन वहाँ पे जो मेन रोल आता है ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन का आता है, क्योंकि वो रेगुलेटर है। राउंड अबाउट आई थिंक सो मोर देन 4,000 लेसन है उनके ओईपीज ना, और उनमें से एक्टिव जो है राउंड अबाउट आपके लिए 1,000 होंगे। तो उन एक्टिव ओईपी के जो उनके पास स्टेटिस्टिक होती हैं, जो डिमांड जनरेट करते हैं, जो डिस्पैच करते हैं, जो उनके प्रोटेक्टर केस होते हैं, तो वहाँ पे आता है कि इलीगल माइग्रेशन को किस तरह किया जाए। अब उसका थर्ड फेसेट है हमारे जो फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, इमिग्रेशन डेस्क हैं एयरपोर्ट्स पे तमाम के, या हमारे जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस है, रेंजर्स हैं, वो इलीगल माइग्रेशन को किस तरह कर सकती हैं। आपको जो पता, जो इलीगल रूट्स यूज़ करते हैं इलीगल माइग्रेशन के लिए, स्पेशली यूरोप की डायमेंशन में, तो उस तरह उनका एक रोल होता है उसको कर्व करने के लिए। वो इसी का एक मिनिमम, एक छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन है, एक मिनिमम उसका मैंडेट है, ऑब्जेक्टिव्स हैं और एम्बेट है उसका। तो उसी पैराफर्नेलिया में हम काम कर रहे हैं अंडर दी IOM GCM और ILO की कोऑर्डिनेशन में और ICMPD की कोऑर्डिनेशन में और अंडर दी अम्ब्रेला ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ होम HRD। आपने बड़ी अच्छी बात की। अभी जब आपने ज़िक्र किया ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन एंड ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट का, लेकिन उसमें जिस तरह आपने खुद बात की है कि वहाँ होते हैं ओईपी, प्राइवेट सेक्टर जी की कोई एजेंसीज़ हैं। जी 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 अगर हम ओईसी की बात कर रहे हैं तो डेफ़िनेटली यहाँ पर आपने खुद भी स्टार्ट में कहा था कि फ़ी भी जो होती है काफ़ी कम होती है, जनरल वर्कर के लिए बिल्कुल नहीं होती, जो स्किल्ड हैं उनके लिए होती है। जी जी तो अब अगर वो जो पाकिस्तानी देखें, आज जो हमारा लाइव देखेंगे और फ्यूचर में भी जो देखेंगे, उनका सवाल जो उनके जहन में होगा वो ये होगा कि अच्छा मैं पाकिस्तान से बाहर जाना चाहता हूँ। पहला तो देखें ना, आपने तरीके बता दिए कि वो आपके ज़रिए जा सकते हैं या ब्यूरो की वेबसाइट पे वो ओईपीज के को चेक करके वहाँ से जा सकते हैं। लेकिन सवाल ये है कि अगर कोई यहाँ से जाना चाह रहा है तो डेफिनेटली उसको बाहर तभी जॉब मिलेगी ना जब जो बाहर डिमांड है उसकी बेस पे उसके पास यहाँ पे स्किल हो। तो अगर हम करंट सिचुएशन की बात करते हैं, हम इंटरनेशनल लेवल पे ट्रेड डिमांड्स की बात करते हैं, तो क्या ओईसी ने कोई ऐसी ट्रेंड्स नोटिफाई किए हैं कि आजकल या आने वाले नियर फ्यूचर में वो कौन सी ट्रेड्स हैं कि अगर पाकिस्तानी नौजवान उसमें स्किल हासिल करेगा, एजुकेटेड होगा, तो उसके लिए चांसेस ज़्यादा हैं कि बाहर उसको जो है एम्प्लॉयमेंट इजीली मिल जाएंगे या उसको अपनी स्किल की बेस पे इजी होगा कि एज ए स्किल वर्कर। क्योंकि पाकिस्तान से आपको पता है कि हमारी 96% जो मेजोरिटी जाती है दैट इज़ सेमी स्किल्ड और नॉन स्किल में जा रही है। राइट जब हम अपने वोकेशनल ट्रेनिंग में बात करते हैं तो हमारा एक बहुत बड़ा बल्क है वहाँ से जो वहाँ जाना चाहते हैं। तो अगर वो स्टूडेंट या वो नौजवान मुल्क से बाहर जाने में इंटरेस्टेड हैं, तो आप कौन सी ट्रेड्स हैं उनको जिनके बारे में आप उनको एडवाइस करेंगे कि ये ट्रेड्स हैं, अगर आप इनमें अपने आप को स्किल लर्न करते हैं तो आपके पास चांसेस ज़्यादा हैं कि आप लीगल पाथवेज को ऑप्ट करते हुए आप मुल्क से बाहर जा सकते हैं। अभी आपने लीगल पाथवेज की अडॉप्शन की बात की, तो ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट कॉर्पोरेशन एक कांस्टेंट लेजन में कोऑर्डिनेशन में होती है मिशन अब्रॉड पाकिस्तान एम्बेसीज के साथ और अपने CWAS के साथ। जहाँ पे हमारे CWAS डिप्यूटेड हैं 15 कंट्रीज़ में, उनके साथ तो हम कांस्टेंट लेजन में होते हैं। और जहाँ पे डिप्यूटेड नहीं है वहाँ पे HOC या डिप्टी हेड ऑफ मिशन होते हैं, DHM या हेड ऑफ मिशन, उनके साथ हमारी कोऑर्डिनेशन चलती है। तो उस रेफरेंस से हम उनको रिक्वेस्ट करते हैं कि वहाँ पे आप उस कंट्री जहाँ पे आप प्लेस आउट हैं वहाँ पे आप लेबर एक सर्वे करवा रहे हैं डिमांड के रेफरेंस से, ट्रेड के रेफरेंस से, स्किल के रेफरेंस से। तो वहाँ पे वो हमारे साथ शेयर करते हैं कि ये स्किल इन डिमांड है, ये प्रोफेशन इन डिमांड है। तो वही हमारे पास जो आते हैं हम आगे नेफ्टेक के साथ और मिनिस्ट्री ऑफ फेडरल एजुकेशन एंड प्रोफेशनल ट्रेनिंग के साथ शेयर कर लेते हैं, ताकि वो उसी रेफरेंस से अपना जो करिकुला है उसको डिज़ाइन करें और आगे टेफ्टा जो है उनके साथ शेयर कर लें। जी, नेशनल वोकेशनल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क है, नेशनल स्किल स्ट्रेटजी है नेफ्टिक की, तो उसी के रेफरेंस से हम उनको सपोर्ट करते हैं कि
कंट्री ऑफ डेस्टिनेशन या प्रोस्पेक्टिव कंट्री ऑफ डेस्टिनेशन जो है यूरोप हमारे लिए लिटिल बिट ओपन हो रहा है, क्योंकि वहाँ पर लेबर शॉर्टेज है ड्यू टू लो बर्थ रेट एंड डिफरेंट अदर डेमोग्राफिक उनकी इंटरनल माइग्रेशन जो है उस रेफरेंस से। तो हमारे पास जो भी ट्रेड्स इन डिमांड आते हैं वहाँ के CWA शेयर करते हैं या एम्बेसी शेयर करती हैं, वो आगे हम नेफ्टेक के साथ या टेप्टा के साथ शेयर करते हैं, ताकि वो अपनी जो स्ट्रेटजी है, अपना जो करिकुला है, जो अपने डिसिप्लिन्स हैं, जो अपने प्रोग्राम सर्टिफिकेशन है, उनको डेवलप कर सके जी। उसमें कम्पिटेंसी स्टैंडर्ड्स भी होते हैं और नेफ्टेक के लिए एक्रेडिट जो रिजीम्स होती हैं वो भी हम उनके साथ शेयर कर लें, कि ताकि नेफ्टेक जो एक्रेडिट रिजीम है उनके लिए भी आगे ऑप्ट कर सके, लाइजन कर सके थ्रू मिनिस्ट्री ऑफ फेडरल एजुकेशन एंड प्रोफेशनल ट्रेनिंग का। तो करंटली जो ट्रेड्स इन डिमांड है इन लिटिल बिट हायर रेशो वो हेल्थ सेक्टर के हैं, और उसमें दो स्पेसिफिक हैं, हेल्थ केयर गिवर्स और होम केयर। मैं यूरोप को स्पेसिफिकली यूरोप सेक्टर की बात कर रहा हूँ फॉर द टाइम बीइंग। उसमें नर्सिंग केयर है, हेल्थ केयर है और होम केयर है जी। उसके बाद सर्विसेज सेक्टर आप ले लें, यानी मेंटेनेंस सेक्टर में यानी प्लम्बर्स हो गए, इलेक्ट्रीशियंस हो गए, ड्राइवर शोफर हो गए, और होटल एंड टूरिज्म फूड प्रोसेसिंग हो गए, इस सेक्टर में हो गए, शेफ्स वगैरह हो गए, एग्रीकल्चर वर्कर्स हो गए। उसके बाद सर्विसेज सेक्टर में आप अकाउंटेंट ले लें, हाउस वर्कर ले लें, ये मुख्तलिफ सेक्टर्स आते हैं जी। और आप नेक्स्ट आ जाएँ IT सेक्टर में जी। IT सेक्टर में अभी यूरोप में भी और जो रिजीम GCC कंट्रीज़ है वो भी ऑटोमेशन की तरफ जा रहे हैं, तो उनको ज़्यादातर जो चाहिए होते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टेक्नीशियंस चाहिए होते हैं, लिंग्विस्टिक के प्रोग्रामर चाहिए होते हैं जो बेसिक प्रोग्रामर्स होते हैं, डेटा एनालिस्ट चाहिए होते हैं, डेटा साइंटिस्ट चाहिए होते हैं। लेकिन अगर आप सेमी स्किल्ड और अनस्किल्ड की बात करते हैं तो उसमें ज़्यादातर कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस के जो प्रोफेशन या ट्रेड्स हैं वो इन हैं, और एग्रीकल्चर के जो हैं टेक्नीशियंस वगैरह, एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स हो गया उनके टेक्नीशियंस वगैरह वो इन हैं। करंटली हमारे दो प्रोग्राम जो चल रहे हैं ना, TATP टेक्निकल इंटर्न ट्रेनिंग प्रोग्राम, जो MOCU है बिटवीन मिनिस्ट्री ऑफ फेडरल एजुकेशन एंड प्रोफेशनल ट्रेनिंग फेब 2019 में, और बिटवीन जापान। उसके तहत कोई 14 मेन कैटेगरीज हैं और 85 डिफरेंट ऑक्यूपेशंस हैं। वो OEC के जॉब पोर्टल पे प्लेस आउट हैं। कैंडिडेट जो जॉब सीकर जो TATP के तहत इंटरेस्टेड है जापान में जॉब सीकिंग के लिए, वो वहाँ जाके क्लिक करेंगे तो 85 डिफरेंट ऑक्यूपेशंस हैं अंडर डिफरेंट 14 मेन कैटेगरीज, तो वो ओपन आउट हो जाएंगे। उन्हीं में वो ट्रेनिंग करके ये, और यही चीज़ें हमने ऑलरेडी नेफ्टेक के साथ और टेप्टास के साथ शेयर की हुई हैं। और इससे आगे चल के हमने एक और OEC ने स्टेप लिया है कि हम सिस्टम टू सिस्टम इंटीग्रेशन कर रहे हैं टेप्टा के साथ और नेफ्टेक के साथ, ताकि नेफ्टेक का पास आउट डेटा जो TBET का है वो हमारे पास सिंक आउट हो जाए और हमारे पास एब्जॉर्ब हो जाए, हमारे जॉब पोर्टल में आ जाए, हमारा डेटा हाउस में आ जाए, और टेप्टा के जो पास आउट्स हैं वो भी हमारे पास आ जाएं। लेकिन उसमें थोड़ा बहुत अभी प्रिलिमिनरी वर्क हुआ है। पंजाब टेप्टा हमारे साथ सिस्टम इंटीग्रेशन में लिंक हो गया है, सिंध टेप्टा के साथ हमारी प्रिलिमिनरी फेज आउट चल रहा है, बाकी बलोचिस्तान टेप्टा है, KP टेप्टा है, वहाँ पे थोड़ा बहुत तो उनका IT इश्यूज चल रहे हैं, क्योंकि IT इंफ्रास्ट्रक्चर इतना डेवलप नहीं है हमारे टेप्टा सेक्टर के कि वो इंटरनेशनल या OEC के जो स्टैंडर्ड है IT का उसको मीट अप कर सके। सिस्टम इंटीग्रेशन की रेस्पेक्टिव में मैं बात कर रहा हूँ। तो वो भी एक चीज़ है कि वो एक ऑटोमेटिकली यहाँ से स्किल इन डिमांड शेयर हो जाएंगे, वहाँ से पास आउट डेटा शेयर हो जाएगा, तो एक टेक्निकल एक डिजिटल हब बन जाएगा कि दोनों फेसेट जो हैं, दोनों डायमेंशन जो हैं मैन पावर के, वो आपस में कलेक्टिवली मनूवर हो जाएंगे और एनहांस होगी एम्प्लॉयबिलिटी फ्रॉम पाकिस्तान जी। तो वो अभी आपने जिक्र किया कि सॉरी टू इंटरप्ट, अभी आपने जिक्र किया कि जो स्टूडेंट्स का डाटा है वो आपके सिस्टम के साथ इंटीग्रेट किया जा रहा है। अगर इसको मैं सिंपल अल्फाज में अपने ऑडियंस के लिए कहना चाहूँ तो वो ये है कि स्टूडेंट्स का नहीं, पास आउट्स का, यानी who has obtained the certificate, जिनको वो पास आउट हो गए और उन्होंने क्लियर कर दिया। लेट्स सपोज एक स्टूडेंट है, उनका उसका डाटा आपके डाटा के साथ इंटीग्रेट हो गया है। हम जापान की एग्जांपल लेते हैं, वहाँ पर कोई कंपनी है, दे आर लुकिंग फॉर सर्टेन स्किल्ड पर्सन, तो वो उस डाटा से एक स्टूडेंट का इंफॉर्मेशन लेते हैं, तो वो डायरेक्टली उसको कांटेक्ट करेंगे। और अगर लेट्स सपोज किसी स्टूडेंट को इस तरह की कोई कॉल आती है और वो चेक करना चाहता है कि जिन्होंने मुझे रिक्रूट करना चाह रहे हैं क्या ये कंपनी सही है या नहीं है, तो उसकी इन्फॉर्मेशन उन्हें OEC की वेबसाइट से मिलेगी।
नहीं, बेसिकली जो एम्प्लॉयर्स है, अगर वो सर्च आउट करता है, मसलन उसे एग्रीकल्चर टेक्नीशियन चाहिए, हॉर्टिकल्चर वाले चाहिए, तो हमारी जॉब पोर्टल पे आगे वो सर्च करेगा कि हॉर्टिकल्चरिस्ट कितने हैं ओईसी के जॉब पोर्टल पे, या इलेक्ट्रीशियन कितने हैं, या शेफ कितने हैं, या ड्राइवर्स कितने हैं, ठीक हो गया। तो वो अपना डेटा वहाँ से पिक करेगा, हमारे साथ शेयर कर लेगा कि आपका इतना डेटा है, तो मुझे मेरी डिमांड 50 है, तो आप मुझे 50 हैं इस कम्पिटेंसी स्टैंडर्ड में, इस रिक्वायरमेंट स्टैंडर्ड में मुझे मैन पावर चाहिए। तो हम ऑटोमेटिकली फिर दोबारा अपने उसमें जाएंगे, डेटा में वहाँ से देखेंगे लड़कों को, उनको सर्च आउट करेंगे, और जो उसके क्राइटेरिया को मीट आउट कर रहा होगा, हम उसके साथ डेटा दोबारा शेयर कर देंगे, ठीक हो गया। तो उसके मुताबिक वो फिर हमें वो शॉर्ट लिस्ट करके दोबारा हमें भेजेगा कि आपने मुझे भेजा था 500 का डेटा, मैंने उसमें 100 को शॉर्ट लिस्ट किया है, तो इन 100 को आप कॉल आउट कर लें। तो ऑटोमेटिकली हमारा जो ऑपरेशन विंग है वो उनके साथ कोऑर्डिनेट करेगा, उन कैंडिडेट के साथ, जॉब सीकर्स के साथ, और उनको फिर ऑनलाइन इंटरव्यू के लिए बुला लेगा, या इन पर्सन इंटरव्यू होंगे तो इन पर्सन इंटरव्यू के लिए बुला लेगा। ये एक प्रोसीजर होता है। यानी ओईसी जी जी, ओईसी उनको कांटेक्ट करेगा, वो कंपनी इटसेल्फ नहीं करेगी। कंपनी इटसेल्फ नहीं करेगी कि कांटेक्ट, कंपनी इटसेल्फ ठीक है। करती है प्रोफेशनल सेक्टर में, मसलन आईटी सेक्टर है, वहाँ पे कंपनी डायरेक्ट उनको कर सकती है जॉब सीकर को कांटेक्ट, क्योंकि वहाँ पे कम्युनिकेशन लेवल थोड़ा ज़्यादा होता है ना, और उनके आईडीज भी बनी होती हैं, आपको पता है, ईमेल इस रेफरेंस से। और जो डॉक्टर्स होते हैं उनको डायरेक्ट कॉल कर सकती है, एम्प्लॉयर कॉल कर सकता है, लेकिन ऑटोमेटिकली जाना उन्होंने ओईसी के थ्रू होता है, थ्रू प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन, थ्रू प्रॉपर सर्टिफिकेशन एंड इन हाउस प्रोटेक्टर फैसिलिटी। हम प्रोटेक्ट करते हैं उस माइग्रेंट को, चाहे वो प्रोफेशनल हो, सेमी स्किल्ड हो, जनरल वर्कर जो भी हो। और जो प्रोटेक्ट हो जाता है तो वहाँ पे जो पाकिस्तानी मिशन है, पाकिस्तानी एम्बेसी है, वो उसके राइट्स वहाँ पे जो एज ए बीइंग माइग्रेंट्स वर्कर है उनको प्रोटेक्ट करती है, इफ ही इज प्रोटेक्टेड, तो इमिग्रेशन ऑर्डिनेंस के तहत ना। अभी आपने प्रोटेक्टर की बात की, तो इसी से मेरा आपसे सवाल फिर ये है कि जैसे कि आप ऑडियंस की भी इंफॉर्मेशन है, और आप डेफिनेटली जानते होंगे कि पाकिस्तान से जो भी काम के सिलसिले में बाहर जा रहा है, उसके लिए लाजमी है कि वो जाने से पहले प्री डिपार्चर ओरिएंटेशन का सेशन अटेंड करें। जी तो बिल्कुल आपके बिल्कुल। जो कैंडिडेट है जो डायरेक्टली ओईसी के अंडर सेलेक्ट होते हैं, उनकी सिलेक्शन हो जाती है, सारा प्रोसेस हो जाता है, तो क्या ओईसी अपने प्लेटफॉर्म से उनके लिए प्री डिपार्चर ओरिएंटेशन और सेशन का अरेंज करती है, या वो जो है ब्यूरो ऑफ जी जी इमिग्रेशन और बिल्कुल। ओवरसीज जी जी एम्प्लॉयमेंट के अंदर जी, वेरी राइट क्वेश्चन। ओईसी के जी ऑफिस जी जी बिल्कुल। ऑफिस में जाके अटेंड करते जी हैं? जी जी, एक्चुअली हम ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट कॉर्पोरेशन का एक, तो जैसे मैंने आपसे अर्ज किया कि इन हाउस प्रोटेक्टर है हमारा, ठीक हो गया, क्योंकि वही पीस टू ब्यूरो के पास जाते हैं प्रोटेक्टर के लिए, हम खुद जी। प्रोटेक्ट करते हैं जी। उसके बाद हमारा एक प्रोग्राम है CIOP, कम्प्रिहेंसिव इंफॉर्मेशन ओरिएंटेशन प्रोग्राम, CIOP, जो एक कोलंबो प्रोसेस है उनका, है प्री डिपार्चर ओरिएंटेशन एंड एजुकेशन, PDOE, उसी की अम्ब्रेला के तहत बनाया गया है। और उसमें अबू धाबी डायलॉग के कुछ सेगमेंट हैं प्री डिपार्चर के रेफरेंस से, वो भी उसमें डाले गए हैं जी। अब प्री डिपार्चर में हम उनको प्रॉपर ट्रेनिंग देते हैं, और प्री डिपार्चर के साथ ही हमारा एक और प्रोग्राम हमने इनिशिएट लिया था जुलाई 2021 में, सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम। अब प्री डिपार्चर जो होती ट्रेनिंग होती है, उसमें मेन एलिमेंट, उसके कंपोनेंट ये होते हैं कि माइग्रेंट वर्कर ने कौन सी कंट्री में जाना है, और उसने कौन सा स्पेसिफिक काम करना है, स्पेसिफिक लोकेशन कौन की, उसी कंपनी कौन सी होगी। एक तो ये उसका हो गया ट्रेनिंग। और जो SSTP है, सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम, उसमें हमने ये डाला है कि वहाँ पे कंट्री ऑफ डेस्टिनेशन के लेबर लॉज, उसके रेगुलेशन, वहाँ की इंश्योरेंस पॉलिसी, वहाँ की हेल्थ पॉलिसी, हेल्थ फैसिलिटी वो किस तरह एक्सेस करेंगे, वहाँ कम्युनिकेट किस तरह करेंगे, वहाँ पे बीइंग ए माइग्रेंट वर्कर, बीइंग एम्बेसडर ऑफ पाकिस्तान, वहाँ पे जाके उन्होंने किस तरह बिहेव करना है, वर्क एथिक्स कौन से उनके। और एक और हमने सेगमेंट उसमें डाला है ओशा, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ, ताकि माइग्रेंट की जो लाइफ सेफ्टी है वो भी अल्हम्दुलिल्लाह इन कंटेक्ट रहे, और एट वर्क प्लेस के उन्होंने किस तरह वर्क करना है, अपनी एक किट के साथ। कंस्ट्रक्शन वर्कर हैं, हाई राइज बिल्डिंग पे उन्हें काम करना पड़ता है, और डिफरेंट रोड साइड पे काम करना है। तो ओशा के जो डिफरेंट एलिमेंट हैं हेल्थ सेफ्टी के रेफरेंस से, वो भी हमने प्री डिपार्चर यानी CIO पे भी डाले हुए हैं। एक और हमारा प्रोग्राम है कोरिया स्पेसिफिक। कोरिया की हम, बाकी जो हमारे माइग्रेंट वर्कर जाते हैं उनकी हम 1 या 2 दिन CIOP करते हैं, और सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम उनको देते हैं। और बाकी जो कोरिया एम्प्लॉयमेंट परमिट सिस्टम है, हम उनकी 7 डेज की प्री डिपार्चर ट्रेनिंग करते हैं। अब उन 7 डेज प्री डिपार्चिंग ट्रेनिंग में उनको थोड़ा सा एनहांस लैंग्वेज ट्रेनिंग इन टच भी देते हैं,
कोरिया का कल्चर, क्योंकि वो डिफरेंट कल्चर है एज कम्पेयर टू जीसीसी कंट्रीज या यूरोप कल्चर, तो उस कल्चर का एक हम उनको फेमिलियराइजेशन देते हैं, उनको अवेयरनेस देते हैं कि वहाँ का ये कल्चर है, उनको वहाँ पे इस तरह बिहेव करना होगा, वहाँ पे रोड साइन इस तरह के बने होते हैं, वो सारी चीज़ें हम उसमें इनकलकेट करते हैं। और ये जो सारा हमने CIOP या प्री डिपार्चर डिज़ाइन किया है, इसमें ADD के कुछ कंपोनेंट हैं, कुछ कोलंबो प्रोसेस के हैं, और कुछ हमारा ILO के रेफरेंस से कुछ एस्पेक्ट थे उनके, वो डालेंगे उसमें, और कुछ अपनी एक मैन्यूवरिंग की हुई है ताकि मैक्सिमम हम वेलफेयर कर सकें, एनहांस कर सकें माइग्रेंट्स की प्री डिपार्चर ट्रेनिंग को बिफोर लैंडिंग टू द कंट्री ऑफ डेस्टिनेशन जी। और जो हमारा सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम है वो अवेलेबल है हमारी जॉब पोर्टल में भी अवेलेबल, उसका लिंक है। कोई भी माइग्रेंट वर्कर अगर तो वो इन हाउस हमारे साथ इन पर्सन करना चाहता है वेल एंड गुड, अगर इन पर्सन नहीं करना चाहता तो वहाँ जाके वो ऑनलाइन भी वो कर सकता है ऐसे सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम, और उसको एक सर्टिफिकेट जनरेट हो जाएगा। और हमने जो सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम डेवलप किया था वो IOM के कोऑपरेशन से, उनके ताउन से डेवलप किया था जुलाई अगस्त 2021 में जी, अल्हम्दुलिल्लाह। और हमने एक और भी मैंडेटरी ट्रेनिंग कर दी है कि OEC से जो भी बंदा जाएगा वो सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग लाजमी करके जाएगा, और उसका सर्टिफिकेट होगा बिफोर प्रोटेक्टर स्टैंपिंग। बिफोर प्रोटेक्टर स्टैंपिंग हम उसका जो सर्टिफिकेट होता है सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम का वो लगा देते हैं जी। तो एक कंप्रिहेंसिव प्रोग्राम है हमारा प्री डिपार्चर ओरिएंटेशन का, ताकि माइग्रेंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा हम ईज़ दें, वहाँ पे जाके वो एब्जॉर्ब हो सके और इजीली वहाँ पे वर्क कर सके, और अपने मुल्क की और अपने फैमिली की ज़्यादा से ज़्यादा खिदमत कर सके बीइंग ए माइग्रेंट वर्कर जी। थैंक यू वेरी मच, आपने बहुत डिटेल में इसको एक्सप्लेन किया। मेरे ख्याल से ये उन लोगों के लिए आसानी होगी। हमारे पास इस तरह के क्वेश्चंस भी आते हैं कि जो OEC के जरिए जा रहे हैं, जब उनके प्रोटेक्टर की बात होगी या उनकी प्री डिपार्चर ओरिएंटेशन सेशन की बात है तो वो OEC के अंडर ही आएगा, उनका सारा प्रोसेस वहीं से होगा। और इससे डेफिनेटली उन लोगों के लिए क्लैरिटी होगी जो OEC के प्लेटफॉर्म के जरिए जा रहे हैं कि उन्होंने जो उनका प्रोटेक्टर OEC की तरफ से होगा, और उनकी प्री डिपार्चर ओरिएंटेशन सेशन का जी जो हमारे भी प्रोटेक्टर है वो आपके ही अम्ब्रेला के अंडर होगा। जी, मैं आपकी बात काट रहा हूँ। मैं आपको ये भी बता दूं कि हमारे 3 प्रोटेक्टर हैं, एक इस्लामाबाद में है, एक लाहौर में है, और एक कराची में है। इस्लामाबाद वाला पेशावर KPK रीजन और AJK रीजन को और गलगित बल्तिस्तान GB सेक्टर को देखता है, और इस्लामाबाद को एक्सक्लूडिंग द रावलपिंडी जी। और बाकी जो पंजाब वाला है वो पूरे पंजाब को देखता है एक्सक्लूडिंग रावलपिंडी। जो रावलपिंडी है वो इंक्लूजन टू इस्लामाबाद आ जाएगा जी। बाकी जो हमारा कराची रीजन है प्रोटेक्टर का, वो सिंध को देखता है और बलोचिस्तान के केसेस को प्रोटेक्ट करता है। ये हमारे 3 रीजन हैं बाय द नोटिफिकेशन ऑफ फेडरल गवर्नमेंट जी। चलिए, ये तो उनकी बात हो गई, जिनकी सिलेक्शन हो गई, उनका इंटरव्यू क्लियर हो गया, उनको मिल गया और वो जा रहे हैं, ठीक है। जी अब मैं बात करती हूँ, जिस तरह मैं एक पाकिस्तानी हूँ और मैं सोच रही हूँ कि मैंने मुल्क से बाहर जाना है, मैंने जॉब के लिए अप्लाई करना है, और मैं OEC का जो है ना प्लेटफॉर्म, इसको यूज करना चाह रही हूँ। तो अगर लेट्स सपोज कि मैं आपके सामने एक कैंडिडेट हूँ और मैं आपसे पूछती हूँ कि मैंने OEC का प्लेटफॉर्म यूज करना है, तो आप मुझे किस तरह गाइड करेंगे? क्या इन्फॉर्मेशन होगी, मेरे पास क्या होना चाहिए, मैं कहाँ से इसको रीच आउट करूंगी, OEC तक मेरी रीच कहाँ से होगी, कहाँ मैं अपनी इन्फॉर्मेशन ऐड करूंगी, कहाँ से जॉब सीखूंगी, उसको आप थोड़ा सा जरा एक्सप्लेन कर दें हमारे व्यूअर्स के लिए। जी इंफॉर्मेशन के लिए, जो अवेयरनेस के लिए, तो हमारे ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट कॉर्पोरेशन के सोशल जो मीडिया उस पर चैनल्स हैं, ट्विटर पे भी है, फेसबुक पे भी है, और यूट्यूब पे भी है। अब जो मेन डायमेंशन है अवेयरनेस का, वो हमारा जॉब पोर्टल है और वेबसाइट है जी। हमारी वेबसाइट पे जो भी हमारे पास डिमांड आती है, हम उसे इलेक्ट्रॉनिकली उसका एडवर्टीजमेंट बना के वहाँ पे फ्लोट आउट कर देते हैं, और उसी की इंफॉर्मेशन हमारे यूट्यूब चैनल पे और जो फेसबुक चैनल है वहाँ पे भी लिंक उनका ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाता है। तो आप वहाँ पे जाएंगे हमारे जॉब पोर्टल पे, वहाँ पे मुख्तलिफ एडवर्टीजमेंट होती हैं, करंट अनाउंसमेंट, वहाँ पे जाके आप ओपन करेंगे और अपनी क्वालिफिकेशन या अपनी ट्रेनिंग के मुताबिक, अपनी ट्रेड्स के मुताबिक, जो भी आपकी एडवर्टीजमेंट में अगर आप फॉल कर रहे होंगे, आप उस रिक्वायरमेंट्स को मीट कर रहे होंगे, तो आप उसको क्लिक आउट करेंगे और अपनी एक प्रोफाइल जनरेट कर देंगे। ऑनलाइन प्रोफाइल जनरेट हो जाएगी, और वो उसी स्पेसिफिक पर्सपेक्टिव जो एडवर्टीजमेंट होगी उसी जॉब के रेफरेंस से होगी। तो उसी जॉब का जो एडवर्टीजमेंट नंबर होगा, जितनी भी CVs आएंगी हमारे जॉब पोर्टल में, उसी जॉब एड नंबर के रेफरेंस से सिंक आउट हो जाएगी। आपने अप्लाई कर दिया, आपने अपनी क्वालिफिकेशन जो स्कैन डॉक्यूमेंट्स किए साथ वो भी अटैच कर दिए,
आपने HBL के ऑनलाइन अकाउंटिंग सिस्टम है हमारा, आप अपने सिस्टम में बैठ के अपने जो इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट चैनल्स हैं उनके थ्रू भी हमारी फीस सबमिट कर सकते हैं। जो एप्लीकेशन फीस होती है प्रीलिमिनरी, नॉर्मल सी, वेरी नॉर्मल सी, अपना होने के बराबर समझे, तो उसके आप बताना बाद पसंद करेंगे हमारे व्यूवर्स के लिए कि वो कितनी फीस होती है? ये 500 ओनली। ओके। और ये सब के लिए जो क्या कहते हैं, स्किल्ड है, नॉन स्किल्ड है? 1000 प्रोफेशनल्स के लिए और नॉन स्किल्ड के लिए 500 ओनली जी। ठीक है। जी, उस आप फिर अप्लाई कर देंगे। जब आप अप्लाई कर देंगे तो आपका डेटा, बाकी जो जॉब सीकर्स हैं उस एडवर्टाइजमेंट के हवाले से उनका डेटा भी हमारे पास आ जाएगा। हम वो तमाम डेटा कंसोलिडेट करके आफ्टर द क्लोजिंग डेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट, आफ्टर द क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन अपने एम्प्लॉयर को भेज देंगे। एम्प्लॉयर अपनी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक अपनी, एक तो रिक्वायरमेंट्स होती है उसकी स्किल और प्रोफेशनल कम्पिटेंसी की रिक्वायरमेंट्स, एक्सपीरियंस कितना होना चाहिए कैंडिडेट का, एज कितनी होनी चाहिए, वो सारा हम एडवर्टाइजमेंट में भी देते हैं, एज ब्रैकेट कितनी होनी चाहिए। दूसरा वो रिक्वायरमेंट देखेगा मुझे हाउ मच नंबर मुझे चाहिए, कितने बंदे चाहिए, तो उसके मुताबिक हमारे पास वो शार्ट लिस्ट करके हमें डेटा प्रोवाइड कर देता है। हम ऑटोमेटिकली उस डेटे के को देखते हुए अपने कैंडिडेट्स को, यानी आप अगर एप्लीकेंट हैं तो आपको कॉल करेंगे हमारा ऑपरेशन सेक्शन कि आप फलां दिन आ जाएं, ये डॉक्यूमेंट आप साथ ले आएँ। आपका इस्लामाबाद में या लाहौर में या कराची में या पेशावर या क्वेटा व्हाट्सएवर जो भी स्टेशन होगा, प्राइमरीली इस्लामाबाद, लाहौर और कराची में होते हैं मैक्सिमम, क्योंकि डायस्पोरा पाकिस्तानी जो माइग्रेंट्स का आपको पता है पंजाब और ज़्यादा करते हैं 80%, फिर आप सिंध लिटिल बिट एंड देन केपी, आप केपी एंड देन सिंध ले लें। तो लाहौर में या कराची या पेशावर में उनके इंटरव्यूज हो जाते हैं इन पर्सन, फिजिकली अगर होते हैं, अगर हेल्थ प्रोफेशनल है तो वो इन पर्सन होते हैं। वहाँ से डेलीगेशन आता है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ कुवैत का आ जाता है या मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ सऊदी अरेबिया का आ जाता है, नर्सिंग के रेफरेंस से वो आ जाते हैं। और अगर ऑनलाइन इंटरव्यू होता है तो हमने एक क्यूबिकल बनाई हुई है, सेफ क्यूबिकल, वहाँ पे एक्सक्लूसिवली हमने अपने जो एप्लीकेंट्स हैं, जो कैंडिडेट हैं, उनको एक स्पेस आउट दिया है, वहाँ जाके वो ऑनलाइन इंटरव्यू उनका कंडक्ट हो जाता है एम्प्लॉयर के साथ, या एम्प्लॉयर का जो रिप्रेजेंटेटिव है वहाँ पे कंट्री ऑफ डेस्टिनेशन में, उनके साथ उनकी एक नो हाउ हो जाती है, एक फेमिलियराइजेशन हो जाती है। और टेक्निकल जो क्वेश्चन जो जॉब नेचर के रेफरेंस हैं, जेडीज के रेफरेंस से, जॉब डिस्क्रिप्शन के रेफरेंस से, वो भी उनसे वो पूछ लेते हैं। और जब सिलेक्शन वो कर लेते हैं तो विद इन 1 वीक हमारे साथ वो सिलेक्शन लिस्ट शेयर कर लेते हैं कि हमने 100 में से या 50 में से ये 25 या 30 या 40 सिलेक्ट किए हैं, आप इनकी डॉक्यूमेंटेशन शुरू कर दें। तो हम उन कैंडिडेट्स को कॉल करते हैं और उनसे डॉक्यूमेंटेशन जो भी रिक्वायर होती है डॉक्यूमेंटेशन, हमारा एक डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन सेक्शन है जो अंडर डिप्टी डायरेक्टर ऑपरेट कर रहा है। उसमें फुल सेफ्टी सिक्योर एक मेजर्स उन्होंने लिए हुए हैं कि किसी का डॉक्यूमेंट मिस प्लेस ना हो, इन प्लेस रहे। फिर हम डॉक्यूमेंट टेस्ट करते हैं, जो कंट्री ऑफ डेस्टिनेशन है, जो एम्प्लॉयर की रिक्वायरमेंट के मुताबिक वेरिफिकेशन है वो हम करवाते हैं, अटेस्टेशन करवाते हैं, यानी HEC से करवाते हैं, उस यूनिवर्सिटी से करवाते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से करवाते हैं। अगर हेल्थ प्रोफेशनल है तो नेशनल हेल्थ रेगुलेशन सर्विसेज जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है उससे करवाते हैं। पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल हो गई, पाकिस्तान PMDC हो गया, वहाँ से करवाते हैं। बेग पार्डन, तो पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल है, अगर इंजीनियर से है तो वहाँ से करवाते हैं। फिर उनके वीज़े एंडोर्समेंट के लिए पासपोर्ट के साथ जमा करवा के कंसर्न एम्बेसी को भेज देते हैं। वीज़ा एंडोर्स होता है तो वहाँ से वापस आता है। और वीज़ा एंडोर्स होने से पहले ना, डॉक्यूमेंट अटेस्टेशन से पहले उनका मेडिकल टेस्ट होता है एज पर दी रिक्वायरमेंट ऑफ कंट्री ऑफ डेस्टिनेशन। यानी अगर GCC कंट्री है तो गैमका का मेडिकल होगा, अगर यूरोप सेक्टर है तो उनकी अपनी हॉस्पिटल्स होती है, नॉमिनेटेड हॉस्पिटल, वहाँ से मेडिकल होगा। तो आफ्टर इंडोर्समेंट वीज़ा उनका प्रोटेक्टर का फ्लो चार्ट बनता है, केस प्रोटेक्ट होता है और ऑटोमेटिकली को इनका टिकट हम जनरेट करते हैं। मैं आपको एक बात बताना भूल गया, हमारी इन हाउस ट्रैवल एजेंसी है, ट्रैवल अरेंजमेंट्स भी हम करते हैं अपने सेलेक्टिव का। आयाटा एक ओके। ट्रैवल एजेंसी है, वहाँ से हम टिकट भी बनाते हैं ताकि माइग्रेशन कास्ट को हम मिनिमाइज कर सके। हमारा ऑब्जेक्टिव है कि माइग्रेशन कॉस्ट मिनिमाइज हो और ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा जो हमारे पुअर पीपल हैं, जो डाउन ट्रोडन पीपल हैं, जॉब सीकर हैं, जो हमारे जो यूथ बल्क है 62 या 60%, मैक्सिमम बेनिफिट माइग्रेशन का OEC के पैराफर्नीलिया OEC के अंडर उनको मिले। OEC के जो कॉस्ट है आपके नेग्लिजिबल है, इवन कि आप अगर उसको कंपेयर करें फिलीपीन के साथ, इंडिया के साथ, श्रीलंका के साथ, OEC के अम्ब्रेला की मैं बात कर रहा हूँ, तो वो मिनिमम है। यानी हम EPS वर्कर से
30,000 लेते हैं, ओनली 30,000 जी। और उसको जो सैलरी ब्रैकेट वहाँ मिल रही है कोरिया में वो 2,000 यूएस डॉलर्स है। 2,000 यूएस डॉलर, 600,000 ऑफ पाक रुपीज और मोर देन 600,000 पाकिस्तान रुपीज आप देख लें। तो वो एक उसकी जो मंथली सैलरी के हवाले से उसकी आप रेशो निकालें तो वो नेग्लिजिबल बनती है जी। इवन 1% भी नहीं, इवन राउंड अबाउट आप कह लें 5% या 4% ही बनती है। और जो प्रोफेशनल है हम उनसे लेते हैं, डॉक्टर नर्सेज, उनसे हम 95,000 लेते हैं, यानी 95,000 लेते हैं। उसमें उनके प्रोटेक्टर चार्जेस भी हैं और अदर चार्जेस भी हमारे शामिल हैं जी। ये आपने जो 30,000 की ब्रैकेट मेंशन की है, इसमें इनकी अगर लैंग्वेज ट्रेनिंग है, जिस तरह के जापान जा रहे हैं, साउथ कोरिया जा रहे हैं, वो भी इंक्लूडेड है? ईच एंड एवरीथिंग इज इंक्लूडेड? नहीं, लैंग्वेज ट्रेनिंग के वो 7,000 में लेते हैं जी। वो ओके 7,000 में लेते हैं। हमारा ईपीएस प्रोग्राम है ना, वो रिमोट शुरू होता है एवरी ईयर, एवरी कैलेंडर ईयर जैन एंड फेब में, जनवरी या फरवरी स्टार्ट होता है। वो प्री रजिस्ट्रेशन होती है, ऑनलाइन होती है सारी। कोई भी जॉब सीकर कहीं भी बैठा है, एवरी नूक एंड कॉर्नर ऑफ पाकिस्तान, तो वो ऑनलाइन अपनी रजिस्ट्रेशन ऑप्ट कर सकता है। तो हमारे पास डेटा सिंक हो जाता है, वो डेटा सारा चला जाता है HRD, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड लेबर कोरिया, उनकी एम्बेसी में चला जाता है। वो फिर बैलेटिंग करते हैं। आफ्टर बैलेटिंग हम उनके जो बैलेटिंग फिगर हमें वो देते हैं, हम उनके CBT लैंग्वेज टेस्ट कंडक्ट करते हैं। CBT लैंग्वेज टेस्ट वो खुद कंडक्ट करते हैं। वहाँ पे किसी हमारे ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट कॉर्पोरेशन का कोई भी एम्प्लॉई वहाँ पे एंटर नहीं हो सकता। सिर्फ उनके एम्बेसी के HRD के जो नॉमिनेटेड पर्सन होते हैं वो होते हैं, और जो इंटर्निंग इमिग्रेंट्स होते हैं वो होते हैं। वो CBT टेस्ट होता है और ऑनलाइन होता है, मॉनिटर्ड बाय द HRD फ्रॉम सियोल जी। सियोल से वो मॉनिटर करते हैं, और जब वो क्लिक करता है कोई भी कैंडिडेट, उसके सामने उसका रिजल्ट इंस्टेंटली आ जाता है। तो वो वेयर अबाउट उसको मिल जाता है कि इधर आई एम पास और फेल। तो उनका जो बेंच मार्क होता है वो होता है 110 और 120 फ्रॉम 200। उसमें लिसनिंग भी है, अंडरस्टैंडिंग भी है उनकी, और रीडिंग भी है। मुख्तलिफ उनके पैरामीटर्स बने हुए CBT टेस्ट के। और वो 7,000 लैंग्वेज कोर्स के अलहदा हैं, और ये 30,000 ओनली ये डिस्पैच के कॉस्ट है जी। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। ये आपने सारा प्रोसेस भी हमारे साथ एक्सप्लेन कर लिया। क्योंकि अब हम अपने सेशन के एंड की तरफ जा रहे हैं, तो सेशन एंड करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आपने इतने सारे इनिशिएटिव बताए और इससे पाकिस्तानी को डेफिनेटली बहुत फायदा हो रहा है। तो आप हमारे व्यूवर्स के साथ कोई सक्सेस स्टोरी शेयर करना चाहेंगे कि OEC के प्लेटफॉर्म से कोई पाकिस्तानी गया, उसको क्या बेनिफिट हुआ, कितना ईजी रहा उसके लिए, और उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा? अब देखें, सच फॉर द टाइमिंग मैंने आपसे ये भी कलास किया था कि कोई ऐसा नहीं, हमने इस रेफरेंस से कुछ वीडियोस बनाई हैं जो हमारे यूट्यूब चैनल्स पे अवेलेबल हैं। उन अगर वीडियोस को देखें तो एक अवेयरनेस कैंपेन है हमारी जॉब सीकर्स के, चाहे वो IT सेक्टर हो, हेल्थ सेक्टर हो या जनरल वर्कर्स हो, तो उनके लिए एक बेनिफिटेड प्लेटफॉर्म है कि उन वीडियोस को देख लें। अब सक्सेस स्टोरीज की बात कर रही हैं आप, तो हमने TATP के अम्ब्रेला के तहत बीइंग ए सेंडिंग एजेंसी अभी तक 26 जो टेक्निकल इंटर्न ट्रेनिंग है वहाँ पे जापान में सक्सेसफुली प्लेस आउट कर दिए हैं। और दे आर अल्हम्दुलिल्लाह दे आर फीलिंग वेल एंड वर्किंग वेल इन टेक्निकल ट्रेड्स में जापान में जी, बीइंग ए ट्रेनी। उनका एक प्रोग्राम है ट्रेनी का, वो 1 साल एक ट्रेनी काम करेंगे। आफ्टर दैट वहाँ पे उनका एक एग्ज़ाम होता है लैंग्वेज का भी और स्किल का भी। अगर वो पास आउट कर लेते हैं तो वो दूसरा प्रोग्राम है स्पेसिफाइड स्किल वर्कर, तो उस प्रोग्राम में वो कन्वर्ट हो जाएंगे। तो वहाँ पे उनकी सैलरी ब्रैकेट भी ज़्यादा हो जाएगी और उनकी रेजिडेंशियल फैसिलिटी भी और दूसरी फैसिलिटी भी उनको ज़्यादा मिल जाएगी। तो सक्सेस स्टोरी फॉर द टाइमिंग है सच, मैंने अपने डिप्टी डायरेक्टर IT है उनसे भी कोऑर्डिनेट किया है। इज़ इन कराची ना होगा, हमारे कोई टेंडर था तो वो उसके अपने के रेफरेंस से। तो इन द मीन वाइल इंशाल्लाह शॉर्टली सक्सेस स्टोरी मैं आपसे शेयर करूंगा विद इन ए वीक एंड 10 days। ए सक्सेस स्टोरी विद ए पर्सन विल बी देयर इंशाल्लाह इन योर ईमेल जी। थैंक यू जी। चलिए आज आज के लिए हम इस सेशन को यहीं पे इसका इख्तिताम करते हैं। आपने जो इन्फॉर्मेशन शेयर की है वो बहुत ज़्यादा अच्छी थी, बहुत डिटेल में थी, एंड आई एम श्योर कि हमारे जो व्यूअर्स इसको देख रहे थे और बाद में भी देखेंगे, उनको डिटेल में इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि OEC के प्लेटफॉर्म से वो कैसे जा सकते हैं, कहाँ से जा सकते हैं और किन ट्रेड्स के ऊपर उनको फोकस करना चाहिए और प्रोसेस कितना ईजी है। तो सेशन खत्म करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आप हमारी यूथ के लिए कोई मैसेज देना चाहें, जिसपे जो यूथ बेरुनेबर जाने में इंटरेस्टेड है। मेरा उनके लिए ये रिक्वेस्ट है या मैसेज है या एडवाइस है कि इंस्टेड ऑफ दैट कि आप एक फॉर्मल एजुकेशन में अपना टाइम कंज्यूम करें, आप अपनी IT स्किल को एनहांस करें, अपनी कम्युनिकेशन स्किल को एनहांस करें,
और स्पेशली आईटी में एनिमेशन, क्योंकि एनिमेशन जो है ना बहुत ज़्यादा बूम आउट है उसका, एनिमेशन का और इन्फोग्राफिक्स का और ग्राफिक्स का। आप उसको अपनी इन्हांस करें, आप कम्युनिकेशन स्किल इन्हांस करें और अपना जो एक वर्किंग एटीट्यूड है उसको बेहतर करें ताकि आपकी ऑब्जर्वेशन ज़्यादा से ज़्यादा हो। क्योंकि हमने ये महसूस किया है कि हमारा जो पाकिस्तानी माइग्रेंट है उसका जो वर्किंग एथिक्स है या एटीट्यूड है या पर्सनल एटीट्यूड है वो थोड़ा सा कंपैरेटिवली लो है एज कम्पेयर टू फिलीपींस वर्कर, एज कम्पेयर टू इंडियन वर्कर। क्योंकि अभी आप देखें ना जीसी कंट्रीज में इंडियंस की जो डिमांड है वो ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि एक तो उनका कम्युनिकेशन लेवल ज़्यादा है, उनका आईटी लेवल ज़्यादा है, उनकी अंडरस्टैंडिंग और उनका अपना एक पर्सनल बिहेवियर है, एटीट्यूड है, वो कंपैरेटिवली पाकिस्तानी माइग्रेंट वर्कर से बेहतर है। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है, ये एडवाइस है कि अपना जो पर्सनल बिहेवियर है, एटीट्यूड है, उसको बेहतर से बेहतर करें और अपने कंसंट्रेट करें अपने वर्क पे, अपने टेक्निक्स पे और अपने स्किल पे, ताकि आप वहाँ से ज़्यादा से ज़्यादा आपकी एक्सेसिबिलिटी हो और एम्प्लॉयबिलिटी या पाकिस्तानी जो वर्कर्स हैं वहाँ पे ज़्यादा हो। और उनके साथ मैं एक और खुशखबरी शेयर कर दूँ कि एम्प्लॉयमेंट परमिट सिस्टम के तहत हमारा कोटा पहले थोड़ा सा कम था, तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी हमारी परफॉर्मेंस ओवीसी की परफॉर्मेंस के देखते हुए ईपीएस वालों ने हमारा कोटा राउंड अबाउट 4000 कर दिया है, यानी 3800 जी, 3800 प्लस एक 100 मोर, यानी 3900। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप जितने मैक्सिमम हमारे जो जॉब सीकर्स हैं ईपीएस के तहत, उनका कोटा उनको ज़्यादा से ज़्यादा चांस मिलेगा एम्प्लॉयबिलिटी का। तो वो इसी के प्लेटफॉर्म के तहत कोरिया जा सकते हैं आसान से, मिनिमम माइग्रेशन कॉस्ट विदाउट एनी ह्यूमन इंटरफेरेंस विद, आराम से जा सकते हैं और अपनी जो उनकी जो सैलरी ब्रैकेट है वो $2000 है जी वहाँ पे। बस ये रिक्वेस्ट है कि अपने स्किल को एनहांस करें इंस्टेड ऑफ दैट कि आप फॉर्मल एजुकेशन की तरफ बढ़ें। थैंक यू वेरी मच नसीम साहब हमें ज्वाइन करने का, मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। और जो हमारे व्यूवर्स हैं, अब मैं उनसे इजाज़त चाहूँगी। जाने से बहुत पहले मैं शुक्रिया, यही सो काइंड ऑफ यू, आपका आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने हमें इनवाइट किया और हमें एक अपॉर्चुनिटी मिली। हमें मीन को ओईसी को बीइंग ऑर्गेनाइजेशन मैन पावर पब्लिक सेक्टर की वाहिद ऑर्गेनाइजेशन है जिसे एक अपॉर्चुनिटी मिली एक अवेयरनेस प्रोग्राम के तहत आपके थ्रू करने का। वेरी काइंड टू यू एंड प्लेजर टू टॉक यू एंड प्लेजर टू टॉक टू अदर पार्टिसिपेंट्स आल्सो ऑन फेसबुक जी। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। नाजरीन, मैं सेशन को का फॉर्मली इख्तिताम करने लगी हूँ। जाने से पहले मैं यही कहूँगी कि आप मुल्क से बाहर जाना चाहते हैं ज़रूर जाएं, लेकिन हमेशा लीगल और सेफ पाथवे को जो है ना ऑप्ट करें, उसको अपनाएं। इसके साथ ही हम आज के इस सेशन का इख्तिताम करते हैं मेरी जानिब से और हमारे जो गेस्ट स्पीकर हैं उनकी जानिब से। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।